हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज का जो टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टॉपिक है और इसमें पहले बेसिक बातों को आज हम लोग डील करेंगे इस वीडियो में और बेसिक बातों से स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट्स निकालने की कोशिश किया जाएगा। तो देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। हाँ, बेसिक बातें रहेंगी पर रहेंगी इम्पॉर्टेंट। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए बच्चों, जब मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम होता है, जब मोर देन वन पार्टिकल सिस्टम होता है और कोई पार्टिकल इंडिविजुअली मूव कर रहा है, उस कंडीशन में उस टाइम में आपके सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या है वो जनरली हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। दूसरा चीज़ देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, इस पे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अपने माना जाता है, पर कुछ बेसिक बातों को डील करते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले कंसीडर किया जाए टू पार्टिकल सिस्टम। लेट अस कंसीडर टू पार्टिकल सिस्टम ऑफ मास। ये एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल सिस्टम बस हमने कंसीडर किया। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कोई टफ चीज़ें नहीं है। ये एक पार्टिकल सिस्टम M1 सिस्टम का एक पार्टिकल M1 और एक ये पार्टिकल हो गया जिसका मास M2। देखो बच्चों, और ये मान लेते हैं कि d डिस्टेंस पे रखा गया है। हम बेटा ओरिजिन बनाते हैं, ध्यान से समझो। हमने ओरिजिन यहाँ पे बनाया, ये मेरा y और ये मेरा x एक्सिस। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 और इसका कोऑर्डिनेट x2। अब ध्यान से समझना बेटा, ये जिस सरफेस पे रखा गया है अगर वो सरफेस स्मूथ हो, टोटली स्मूथ हो, बीच में एयर रेजिस्टेंस सब गायब हो, यानी इनके बीच में एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, वैक्यूम का कंडीशन हो और सरफेस स्मूथ हो, तो देखिए इसके पास भी मास है और इसके पास भी मास है। अब दोनों के पास जब मास है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि इसके पास फोर्स F लगेगा और वही देखिए ये M2 इस M1 को ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते F फोर्स लगा इधर खींचेगा। तो ये रिएक्शन पेयर जो कि आप लोगों को बता चुके हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। इसने इसके ऊपर एक्शन किया तो ये भी रिएक्शन देगा और इक्वल और अपोजिट, इक्वल यानी कि F और अपोजिट यानी इधर की तरफ, यानी कि M2 अगर M1 को F फोर्स अपनी तरफ खींचेगा तो वो भी छोड़ने वाला नहीं है, वो भी सेम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से M2 को भी अपनी तरफ खींचेगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि इन दोनों का कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा, ये एक दूसरे के पास आते जाएंगे। कुछ ऐसा सिस्टम, ऐसा फिगर बनेगा M1 M2 का। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं क्या है। y में तो है नहीं, x में ही है, तो वो आपका रहेगा M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। बेटा फोर्स लग रहा है, मास है, तो एक्सेलरेशन होगा, कुछ वेलोसिटी होगा इन लोग का। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होता है dx बाई dt, तो इसी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे m बाहर, डिफ्रेंशिएशन dx1 अपॉन dt प्लस M2 dx2 अपॉन dt डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखिए बेटा x1 अपॉन dt और x2 अपॉन, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि M1 इसको V1 लिख सकते हैं और यहाँ पे M2 V2 मान लेते हैं, वेलोसिटी इनका है, और अपॉन टोटल मास। ये बच्चों आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी चीजें थोड़ा सा ध्यान से कंसीडर कीजिएगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोग पहले नोट करोगे। अब देखो बच्चों, फोर्स है, मास है, वेलोसिटी, हमने पहले बोला एक्सेलरेशन भी होगा, वो भी फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा। तो फिर से वही स्टेप, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन, यानी कि dv बाई dt is equal to a, that is m1 dv1 upon dt plus m2 dv2 upon dt divided by
m1 प्लस m2। देखिए बच्चों क्या आएगा ये, वेर v1 का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका, ये रहा इसका एक्सेलरेशन m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये फॉर्मूला नंबर 2। ये बच्चों दूसरा फॉर्मूला है जिसको आपको नोट करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है अपने में, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस होते ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। अब हम इससे आपको कुछ समझाना चाहेंगे, बेसिक बातें तो समझा दिए, अब बेसिक से कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें आपको बताना चाहेंगे। तो उधर वाला हम रब कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, अगर इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है तो F इज इक्वल टू m1a1, तो a1 की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन m1। उसी तरीके से बच्चों a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m2 बाई न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये वैल्यू उठा के बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिए A1 अगर आप पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो A2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, एक्सेलरेशन है, जाहिर सी बात है वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन के साथ बिल्कुल डिनोट करना होगा। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन हम पुट करना शुरू करेंगे। देखो क्या आता है, m1 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 A1 की जगह पे वैल्यू रख देते हैं F अपॉन m1 प्लस प्लस यहाँ पे m2 माइनस F अपॉन m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, m1 से m1 गया है, m2 से m2 गया, ऊपर देखो क्या आ रहा है, F माइनस F अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। यही चीज बताना चाह रहे थे बेटा कि अगर आपका जो सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट हो, एक्सटर्नल फोर्सेस बेटा एब्सेंट हैं, और इसी देखिए ग्रेविटेशन क्या है, इंटरनल फोर्सेस है, दूसरा कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस सिस्टम के ऊपर से एब्सेंट हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होता है, यानी इसकी जो पहले वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी अब भी रहेगी। तो बच्चों पहले तो आप लोग यहाँ पे रखे हुए थे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, यानी फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी, यानी कि ये दोनों भले ही मूव करके यहाँ पे आ जाए, सेंटर ऑफ मास जो लोकेटेड था वो कहाँ था, यहाँ पे था, ये सेंटर पे, तो इन दोनों के यहाँ पे आने के बाद सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, उसका मोशन नहीं होगा। इस चीज को अपना अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इफ द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट ऑन अ 2 और मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, वो 0 होता है। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया, देखा। और अभी इसको आप लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से भी आप लोग देख सकते हो, कोऑर्डिनेट अलॉट करके सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ओरिजिन पे पाया जाएगा, और जब आप लोग देखोगे कि इसका एक्सेलरेशन खुद से मान लो अगर इसका 2 है तो इसका -2, और देखोगे इसमें पुट करोगे इधर 2 तो इधर -2, और देखोगे तो फिर वहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग न्यूमेरिकली भी चेक कर सकते हो, ये तो हमने प्रूफ कर ही दिया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास में, जिसमें कि एक इंपॉर्टेंट था। हमने अभी ये एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड बात बताई। अब इस पे कुछ जितना अब तक पढ़े हुए हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम उन जितने पढ़े हुए चीज़ों में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टेड डाउट्स और इस पे बेस्ड कुछ सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस डिक्टेट करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो फिर एंड करते हैं। थैंक यू।